So let's start with our today's topic, and today we were going to do some MCQs of the chapter business environment. अभी तक हमने business environment का ऑलमोस्ट 75% चैप्टर हमारा फिनिश है. 75% हो गया, ओनली 25% रहते हैं. मेन अगर मोटी मोटी चीज कहे तो लिबरलाइजेशन, प्रिविलेजेशन और ग्लोबलाइजेशन की डिटेल्ड स्टडी रहती है, और तो कुछ रहता नहीं. और एक टॉपिक होगा इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट ऑन अवर इंडिया. इसके अलावा तो कुछ है नहीं. तो मैंने सोचा आज क्यों ना हम कुछ एमसीक्यूज ले लेते हैं. एमसीक्यू से बच्चे की नॉलेज भी पता चल जाएगी और ये भी पता चल जाएगा कि दैट आपको कितना अमाउंट का चैप्टर आता है. अब मेरी बात, दो चीजें ध्यान से सुनो. पहली बात, जब मैं क्वेश्चन पूछूंगी ना, बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, ऑनेस्ट रहना. आंसर तो मैंने इसके साथ के साथ दिए हैं, लेकिन आंसर आप देखना मत. आप उतना ही पीडीएफ खोलना जितने में सिर्फ क्वेश्चन होंगे. वैसे आई ट्रस्ट यू, बट ऐसे ही करना. आंसर आप मत देखना जब तक मैं नहीं कहूंगी. और एक चीज और, अब बात है कि अच्छा पहले तो ये बताओ, आपका जो बैक लोड है, बैक स्टफ है, कितना काम हो चुका आपका बैक का? हाँ जी, नोट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस के जो आपका लेफ्ट ओवर था वो कितना परसेंट हो गया? कल तक कर लोगे? कल का पूरा दिन लग के कर लो, मंडे मॉर्निंग तक तो कर लोगे ना? ओके बाबू. तो अब क्या बचा? क्या? अच्छा अच्छा, ओके. तो मैं कह रही थी, अब बात रहती है इन क्वेश्चंस को आप कैसे लिखोगे. मैं बताती हूँ. देखो, जिन क्वेश्चंस के आंसर आप वन अटेम्प्ट में दे दोगे उनको तो आपको लिखने की किसी भी तरीके से कोई जरूरत है नहीं. जिस क्वेश्चंस को आपको कोई डाउट हो या दिक्कत हो या आपको ना समझ आए, उनको आप एमसीक्यू की फॉर्म में मत लिखना. उन क्वेश्चन को आप क्वेश्चन लिख लो, जैसे हम इंग्लिश में करते हैं, क्वेश्चन लिख लो और उसका डायरेक्टली आंसर लिख लेना, बट ओनली टू दोज क्वेश्चंस जो आप आंसर ना दे पाओ. ठीक है? फर्स्ट क्वेश्चन, ये तो छोटा सा ही है तो मैं रीड कर लेती हूँ. बस उतना ही पार्ट खोलना उसका जितने में आपका वो हो क्वेश्चन. क्वेश्चन फर्स्ट है, which of the following is not the part of business environment? इसमें से बिजनेस एनवायरनमेंट का कौन से लोग पार्ट नहीं है? कस्टमर बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट है या नहीं, आप बताओ. है ना? क्योंकि कस्टमर्स तो हमारे किंग होते हैं मार्केट के, उनके बिना क्या काम हो सकता है, वो तो है ही है. सप्लायर्स क्या हमारे हैं बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट या नहीं? सप्लायर्स है. सप्लायर्स का क्या वर्क होता है? व्हाट इज द वर्क ऑफ सप्लायर? उनको सप्लाई करना फ्रॉम वन प्रोड्यूसर टू अनदर. अगर प्रोड्यूसर गुड्स है तो कंपनी को प्रोवाइड करना, और अगर हमारे कंज्यूमर गुड्स है तो उनको प्रोवाइड कर, मतलब कंज्यूमर गुड्स है तो कंज्यूमर्स को प्रोवाइड करना. तो ये भी बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट होता है. कॉम्पिटिटर्स क्या हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं. वेरी गुड. और फोर्थ वन इज नन ऑफ द अबव. क्या इसमें से कोई ऐसा है जो हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट ना हो? सारे है ना? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, नन ऑफ द अबव. नन ऑफ द अबव, डी पार्ट इज अवर करेक्ट आंसर. कोई डाउट था इसमें? आपने देखा तो नहीं ना? ओके बाबू. तो चलो, लेट्स गो ऑन अवर सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग, एक मिनट, which of the following is not a component of specific force of business environment? इससे पहले मैं आपको ये बताऊं, मुझे ये बताओ स्पेसिफिक फोर्स क्या हो, कौन कौन सी होती है बिजनेस एनवायरनमेंट की? एक बार फिर सोच लो. ये स्पेसिफिक फोर्स होती हैं. बताओ. अरे ठीक तो है, डर क्यों गए? मैं तो आपको वैसे ही डरा रही थी. राइट, यही स्पेसिफिक फोर्स होती है हमारी.
हम्म, बताओ, एक बार फाइनली आपके पास लास्ट चांस है। स्पेसिफिक फोर्स क्या होती है, एक बार मुझे इसके एग्जाम्पल पार्ट बता दो। लास्ट। और जर्नल कौन सी होती है फिर? नहीं, हो, मैंने अलग से करवाई थी, इट इज द कंपोनेंट ऑफ स्पेसिफिक फोर्स एंड जर्नल फोर्स, मैंने अलग से करवाई थी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। स्पेसिफिक फोर्स वो फोर्सेस होती है जो हर कंपनी की वर्किंग को स्पेसिफिकली अफेक्ट करती है, और जर्नल फोर्सेस वो होती है जो जर्नली सबके लिए सेम होती हैं। मुझे एक बात बताओ, कभी आपने ऐसा सुना है कि जो फूड की कंपनी है उसकी जर्नल फोर्स कोई और? हाँ, याद आया ना, मैंने तभी तो आपसे दो चार बार पूछा था। आप मुझे बता दो एक बार इस बेसिस पे कि स्पेसिफिक फोर्स कौन से होते हैं और जर्नल कौन सी होती है। हाँ, हाँ, मैंने आपको जब ये एग्जाम्पल, हाँ, जर्नल थे हमारे टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, लीडर, लीगल, सोशल और इकोनॉमिक। मैंने आपको ये भी बताया था कि जो डेमोग्राफिक डेमोग्रा ये जो हमारी स्पेसिफिक फोर्स होते हैं, ये स्पेसिफिकली किसी एक पर्सन को इफेक्ट करते हैं, कंपनी को इफेक्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि अगर आपकी क्लोथ्स की कंपनी है तो उसके जो वर्क जो उसके अगर कस्टमर्स हो गए वो स्पेसिफिकली क्लोथ्स के ही हो गए, वो ले तो लेगी किसी और चीज कंपनी के प्रोडक्ट, बट इतनी ज्यादा इफेक्टिवली नहीं दे पाएगी, या उनकी जो चॉइस किसी लोगों की अगर क्लोथ्स में ज्यादा होगी तो वो वहीं पे जाएंगे। लेकिन आपने कभी सुना है कि टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट हमारे इंडिया में यूपी का कुछ हो रहा है, यूपी की इंडस्ट्री का, और यूके का कुछ हो रहा है, महाराष्ट्र का कुछ हो रहा है, गुजरात का कुछ हो रहा है, आपने कभी ऐसा सुना है? तो स्पेसिफिक फोर्स होते हैं हमारे कस्टमर्स, एम्प्लॉयज, इन्वेस्टर्स, कॉम्पिटिटर्स एक्सेट्रा। और जर्नल जो हमारी फोर्सेस होती है वो होती है हमारी सोशल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, डेमोग्राफिक और पॉलिटिकल। क्लियर? क्योंकि ना मैं बिजनेस का चैप्टर तो इतना डीपली करवाती हूँ, मैंने हमेशा से आपको कहा है कि आपकी बुक में तो कुछ भी नहीं होता, जितनी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीजें भी मैं करवाती हूँ। अब आप मुझे इसमें से बताओ कि इसमें से क्या कस्टमर्स हमारी स्पेसिफिक फोर्स का पार्ट है? वेरी गुड। और टेक्नोलॉजिकल इसका आंसर है, जो हमारे टेक्नोलॉजिकल करेक्ट आंसर है। मुझे ये बताओ टेक्नोलॉजिकल क्यों नहीं है हमारे स्पेसिफिक फोर्स? वाई? वेरी गुड। हाँ, वो सारी कंपनी के लिए इकट्ठे होते हैं और वो सबको भाई देखो, अगर कैमरे की बजाय फोन आया है तो ऐसा थोड़ी कि वो एक स्टेट एक कंपनी के लिए, पूरे इंडिया में फोन का इन्वेंशन हुआ है ना। अगर वॉचेस की जगह फोन ने ले ली तो पूरे इंडिया में हुआ है ना। मैं ये तो मानती हूँ कि उसकी वर्किंग हर कंपनी के अकॉर्डिंग डिफरेंट होती है, पर जिसका कोर कॉन्सेप्ट होता है वो सेम ही रहता है। क्लियर? चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। देन आवर थर्ड वन इज दिस। एक मिनट। थर्ड है हमारा the growing awareness about healthcare has led to an increase in the demand for healthcare products and services. हेल्थ, आजकल के लोग हेल्थ के प्रति अपने ज्यादा जागरूक हो रहे हैं, और आजकल के लोग हेल्थ केयर से ज्यादा रिलेटेड होते हैं। तो हेल्थ के ऊपर जितने ज्यादा लोग हेल्थ के लिए अपने कंसर्न रहेंगे, उतनी ज्यादा डिमांड बढ़ जाती है हेल्थ केयर की, ज्यादा हेल्थ केयर प्रोडक्ट की ज्यादा डिमांड पड़ जाती है। और हेल्थ केयर प्रोडक्ट में क्या आ जाता है, हमारी मेडिसिन हो जाती है, या हर्ब्स हो जाते हैं, या और भी ऐसे प्रोडक्ट्स हो जाते हैं जो मेडिकल लाइन से रिलेटेड होते हैं। तो आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट वी डिस्क्राइब हियर। इसमें कौन सा बिजनेस एनवायरनमेंट शो किया गया है कि जिससे अगर हेल्थ केयर की अगर हमारी डिमांड बढ़ी है, उससे हेल्थ केयर प्रोडक्ट की भी डिमांड बढ़ जाए। तो कौन सा हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट है? डायनामिक नेचर क्या होता है, आप मुझे ऐसे बता दो, व्हाट इज डायनामिक नेचर? हाँ, चेंजेबल, डायनामिक मीन्स चेंजेबल। क्या इसमें चेंजेबल जैसा कोई फैक्टर है?
सेकंड इज अनसर्टेनिटी। तो अनसर्टेनिटी मतलब होता है कोई चीज एक बार दूसरे अनसर्टेन हो, अनफिक्स्ड हो। क्या इसमें कुछ अनसर्टेनिटी वाली बात है? दैट रिलेटिविटी। रिलेटिविटी मतलब देख लो ये इंटर रिलेटेडनेस। आप मुझे ये बताओ इसमें से इंटर रिलेटेडनेस, आप मुझे ये बताओ अगर हेल्थ केयर के जो प्रोडक्ट्स है वही अगर हेल्थ केयर की डिमांड की वजह से हेल्थ केयर प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज हो गई, तो मुझे बताओ ये क्या एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है चीजें? है तो सही ना। देखो अगर एक की डिमांड की वजह से दूसरे की डिमांड बढ़ रही है तो वो रिलेटिव ही तो होगी, रिलेटेड ही तो होगी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, इंटर रिलेटेडनेस इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि एक चीज से रिलेटेड ही हमारी दूसरी चीज है। हेल्थ केयर प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज होने की वजह से हेल्थ केयर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की डिमांड इंक्रीज हो गई। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, इंटर रिलेटेडनेस। और रिलेटिविटी तो कोई हमारी रही बात है सी की, सी तो हमारा कोई नेचर ही नहीं है बिजनेस एनवायरमेंट का। इतनी बात समझ आए? फोर्थ आप पढ़ लो। अब फुल स्टॉप के बाद रुक जाना। सिंस मोर नंबर ऑफ पीपल हैव बिकम मोर ब्यूटी एंड हेल्थ कॉन्शियस, आजकल के लोग ब्यूटी और हेल्थ के प्रति ज्यादा कॉन्शियस हो गए हैं। अवर इकोनॉमी हैज विटनेस्ड, विटनेस मतलब प्रूफ, हमारी इकोनॉमी इस बात का प्रूफ है दैट एन अनप्रेसिडेंटेड सर्च इन द नंबर ऑफ हेल्थ एंड ब्यूटी स्पास एंड वेलनेस क्लिनिक। जो आजकल आपको पता ही होगा कितने ज्यादा स्पास खुल गए हैं, कितने ज्यादा ब्यूटी क्लिनिक्स खुल गए हैं, क्योंकि लोग अपनी ब्यूटी के प्रति ज्यादा जागरूक है। आगे पढ़ो। आपने साथ के साथ ही पढ़ दिया, वेरी गुड। तो इंटर रिलेटेडनेस ऑफ कोर्स इसको ऊपर वाले जैसे सी इज द करेक्ट आंसर। इसका रीजन वही है, एक की डिमांड इंक्रीज होने की वजह से, एक की कंसर्न इंक्रीज होने की वजह से अगर दूसरा अपने आप इंक्रीज हो जाए तो वो हमारा इंटर रिलेटेडनेस में आ जाता है। इंटर रिलेटेडनेस का मतलब ड्यू टू इंक्रीज इन वन थिंग, इफ द डिमांड ऑफ अनदर आल्सो इंक्रीजेस देन इट कम्स इन योर इंटर रिलेटेडनेस। इज इट क्लियर? चलो, अब आपको याद रहेगा कि इस टाइप के कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसमें क्या होगा। फोर्थ, फिफ्थ क्वेश्चन रीड करो, आप रीड करो। जो ट्विंकल स्टार्स है वो एक बहुत ही अच्छा रिजॉर्ट है जहाँ पे पार्टीज होती है, और स्पेशली बच्चों के लिए, चाइल्ड्स के लिए। आगे। 6 महीने से इसकी जो सेल्स है वो बहुत कम होती जा रही है। इसका रीजन ये है कि न्यू एम्बेटीज, न्यू रिसोर्ट खुल गया और न्यू चीज आ गई, न्यू रिसोर्ट खुल गया जिसकी वजह से जो इसकी पॉपुलैरिटी थी वो कम हो गई। नेम द रिलेटेड फीचर्स ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट, इसका फीचर कौन सा होगा कि मतलब नई के आने की वजह से पुराने की जो नीड है वो कम हो गई। फर्स्ट वन इज है इसका क्या बच्चा? हाँ, अनसर्टेनिटी भी हो सकता है इसका। इसके दो आंसर आपके करेक्ट हो सकते हैं, या तो अनसर्टेनिटी क्योंकि आपका जो प्रॉफिट होता है वो करेक्ट, वो आपका फिक्स नहीं रहता, अनसर्टेन होता है। और एक इसमें आप डायनामिक नेचर भी लिख सकते हो, दोनों सही हो सकते हैं इसके। एक आपका चेंजेबल भी आप इसका लिख सकते हो, और या आप इसका अनसर्टेनिटी भी लिख सकते हो। बोथ कैन बी करेक्ट, बी और डी बोथ कैन बी करेक्ट। क्लियर? चलो, लेट्स लैश अप टू अवर सिक्स्थ पॉइंट। रीड करो, देखो इसके फीचर्स कितने इंपॉर्टेंट है बिजनेस एनवायरनमेंट के। रीड करो। कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस हमारी कंप्यूटर का, जैसे हमारे कॉम्पैक्ट डिस्क यानी सीडी,
हैज बिकम ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट मतलब इनका जो कह सकते हैं यूज कम हो गया है या पुरानी हो गई। आजकल आपने सीडियां कहाँ देखी है? सीडियों के बजाय में आजकल तो पेन ड्राइव्स आ गए, उन्होंने उसकी जगह ले ली। तो हैज बिकम ऑब्सोलेट मतलब उसकी जो वैल्यू है वो डाउन हो गई। आगे कौन देखता है लैपटॉप पे भी? अगर किसी को देखना हो ना तो वो ही लगा के देखता है। आजकल पेन ड्राइव ही होती है। पहले जमाने में इसके वीसीडी वगैरह आते थे, अब तो इसकी सारी पॉपुलैरिटी खत्म हो गई सीडीज की। देखो ना अगर मर्ज। हाँ, आजकल वो ना लैपटॉप्स में सीडी की जगह ही नहीं रह गई, पहले आती थी। आजकल सब कुछ पेन ड्राइव में ही हो गया बच्चा। अब आने वाले 10-20 सालों में देखना सब कुछ मॉडर्नाइज्ड हो जाएगा। मैं कहती रही हूँ जैसे एक उसमें चैप्टर है ना, 9th क्लास में द फन दे हैड, उसमें जैसे सभी कुछ ऑनलाइन हो गया सभी। हाँ, अभी नहीं आने, वो स्टोरी 2157 की है। तो 2157 में ऐसा होगा कि एवरीथिंग विल बिकम ऑनलाइन। पता नहीं फिर लोगों की आंखों का क्या होगा। मुझे ये नहीं समझ आता, ऑनलाइन तो सब कुछ हो जाए, आईज का क्या होगा ये समझ नहीं आएगा। फिर सभी के चश्मा होगा सब। हाँ, लेंसेज लगाएंगे, ये बात सही है। खैर चलो कोई बात नहीं। आप देखना कभी अगर आपके पास कोई डिवाइस हो तो अपनी सीएस ग्रेवाल की सीडी में क्या है क्या नहीं। चलो रीड करो, आगे करो। अब देखो इतने सारे ये जो नाम दिए हुए हैं, ये नाम है कि हमारी जो ये सारे गूगल ड्राइव है, इन्होंने अपना कोई प्लेटफॉर्म दे रखा है, एप्पल ने अपना आई क्लाउड ऑफर कर रखा है, जिसकी वजह से आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, फोटोज मूवीज वगैरह, वो सारे आपके अच्छे से स्टोर हो जाते हैं। तो आप मुझे बताओ कौन सा फीचर ऑफ मैंने बिजनेस एनवायरनमेंट यहाँ पे डिपिक्ट किया गया है? दोनों हो सकते हैं, डायनामिक और अनसर्टेनिटी हमारे एज साथ साथ ही चलते हैं। कोई भी अगर आप लिख दो तो दैट विल बी नो फॉल्ट। आप या तो डायनामिक नेचर लिख दो या अनसर्टेनिटी लिख दो। वैसे इसमें ना कुछ कुछ अनसर्टेनिटी ज्यादा सुटेबल नहीं होगी, क्योंकि देखो अनसर्टेनिटी ऐसे कि जैसे पहले सीडी का जो प्रोडक्शन होता था वो प्रोडक्शन ही होना कंप्लीट हो गया, और जो आपकी कंपनीज थी उनको लॉस हुआ होगा, जो वहां के एम्प्लॉयर्स थे उनको लॉस हुआ होगा। ये डायनामिक कर सकते हो बट वैसे मोस्ट सुटेबल इसमें अनसर्टेनिटी आएगा। पहले वाले में तो चल सकते थे बट इसमें मोस्ट सुटेबल सी होना चाहिए। वैसे आप कर सकते हो, डायनामिक और अनसर्टेनिटी में एक जैसा ही है, नो प्रॉब्लम। कोई बात नहीं, आप 7th रीड करो। ओके बाबू, 7th रीड करो। बहुत बड़ी केस स्टडी है। हम यूएन नेशनल एजेंसी जो हमारी है, उनके अकॉर्डिंग कि हमारे वर्ल्ड में 300 मिलियन टन, हाय राम, 300 मिलियन टन जो है वो प्लास्टिक हर ईयर प्रोड्यूस होता है। जिसमें से हाफ कर लो, इसका हाफ कर लो तो 150 मिलियन टन जो प्लास्टिक होता है वो सिंगल यूज आइटम होते हैं उसमें। आगे अब पहले बताओ यहाँ पे फोर्ड कौन रेफर्ड हुआ है? FORD, हु इज FORD? फोर्ड। हाँ, अ कार कंपनी ओनर। तो ये जो है, जो कार की कंपनी है वो रिसाइकलिंग करने में लगी हुई है। 1 बिलियन, मिलियन नहीं, 1 बिलियन प्लास्टिक बॉटल को रिसाइकिल करने में लगी हुई है। और वो जो हमारी प्लास्टिक बॉटल होती है वो इसलिए उसको यूज करती है कि जिससे जो इनकी कार है उसके जो कार के इंटीरियर आइटम यानी कार के जो अंदर के आइटम है वो बन सके, और उसमें जो प्लास्टिक होता है वो लैंडफिल्स में ना जाए, वो मतलब वो जमीन के अंदर ना जाए, उसे रोकने के लिए वो यूज कर रही है। आगे
अमेरिकन्स ने कहा है कि जो उनकी कार होती है, उनकी कार का नाम होगा, तो उसका जो कारपेट होता है वो 470 470 रिसाइकिल्ड कह सकते हैं प्लास्टिक बॉटल से मिलके बना है। नेक्स्ट, जो ये जो इसके कारपेट्स बनते हैं, वो जो ये बॉटल्स होते हैं और उनके कैप्स होते हैं, उन्हें 260 डिग्री सेल्सियस पे हीट करके ब्रेक करते हैं, गर्म करके तोड़ते हैं। हाय, कितनी बड़ी केस स्टडी है। तो इसके कौन सा हमारा डायमेंशन है बिजनेस एनवायरनमेंट की? इकोनॉमिक, सोशल। अच्छा, एक बात बताओ, सोशल डायमेंशन तो हमारी हो सकती है कितनी भी अगर आपको करना हो, लेकिन मुझे बताओ अगर ये किसी के पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारे इंडिया के पास तो ये टेक्नोलॉजी नहीं होगी कि इसे ट्रांसफर कर लो, किसी के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है, तो फिर वो कैसे ट्रांसफर कर सकता है? सोशल तो ये ठीक है कि भाई वो रिसाइकिल कर रहा है प्लास्टिक आइटम्स को, लेकिन टेक्नोलॉजिकल इस बिहाफ पे कि सोशल तो कोई बंदा कोई काम तब करेगा ना जब उसे वो करना आए। तो इसका आंसर होगा टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, क्योंकि उसे ये भी तो पता है कि हाउ टू ट्रांसफर दैट बॉटल्स इनटू द यूजेबल इंटीरियर आइटम्स ऑफ द कार्स। कार्स के आइटम्स में कैसे उन्हें ट्रांसफर करना है उसे पता तो तभी होगा ना जब उसके पास नॉलेज होगी। तो इसका आंसर होगा एक्यूरेट सी, टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन। ठीक है, देखो ये जो आपकी प्रॉब्लम्स है ना, इसे ना आप अपनी लैंग्वेज में जैसे चाहे मर्जी लिख लेना, जैसी आपकी मर्जी हो। चलो, 8th क्वेश्चन रीड करो। आपको पता है डिजी लॉकर में आपकी 10th की मार्कशीट भी आई थी लास्ट ईयर जुलाई में। डिजी लॉकर से आपके जो इतने भी मार्कशीट निकली थी ना, पहले स्कूल से निकलती थी, फिर बाद में स्कूल से मिली होगी तो मिली हो, हाँ मिली है शायद, लेकिन जो डिजी लॉकर में सबसे पहले आपकी वो आई थी मार्कशीट। तो डिजी लॉकर इंडिया का सबसे ज्यादा सिक्योर्ड क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो आपके स्टोरेज में और इंश्योरेंस में और वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स में हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री की तरफ से। आगे, जब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में डिजी लॉकर आए, मतलब इंक्लूड हुआ, तो ये डिजी लॉकर जब से वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग बना, तो वो इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट कह सकते हैं जो भी है ये ऐप मान लो या प्लेटफॉर्म मान लो बन गया। नेक्स्ट, इससे अच्छा ऐप ही है ना, तो इससे क्या हुआ, इससे वन क्या है, इट विल स्पेयर वन पीपल फ्रॉम, इसमें आपको ना इसको यूज करने के बजाय आपको बार बार अपनी सारे गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स लेके चलने की कोई नीड नहीं है। अगर आपके पास डिजी लॉकर ऐप है तो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वहीं पे ही आ जाएंगे। तो कौन सा बिजनेस एनवायरनमेंट इन्वॉल्व हुआ है इसमें डायमेंशन? इसमें तो सीधा सीधा टेक्नोलॉजिकल है, टेक्नोलॉजी की वजह से सब चीजें ऑनलाइन हो गई। राइट, नेक्स्ट, 9th वाला पढ़ो। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने डेवलप कर लिया नेटवर्क यूजिंग सैटेलाइट, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने नई टेक्नोलॉजी को नई सैटेलाइट्स को लॉन्च कर दिया। आगे, इसका क्या मकसद था कि जो भी इलीगल माइनिंग एक्टिविटीज, मतलब माइनिंग में जो गलत एक्टिविटीज इलीगल एक्टिविटीज थी उन पे नजर रखना। आगे, तो ये जो स्टेट गवर्नमेंट थी, इसमें बार बार गवर्नमेंट वर्ड यूज हो रहा है, इसे ध्यान में रखना। जो स्टेट गवर्नमेंट थी उन्होंने ये भी देखा कि किस तरीके ड्रोन की मदद से, आपको पता है ड्रोन क्या होता है? वो जो थ्री इडियट्स में भी था, जो कौन था वो, शायद माधवन था या पता नहीं। हाँ, रिमोट से चलता है, एक चार खानों वाला होता है, उसने डेवलप किया था।
हाँ, ड्रोन से सैनिटाइजेशन भी हुए थे, राइट। घूम घूम के पूरे आसमान में चलता है। तो जो उत्तराखंड गवर्नमेंट है, वो ड्रोन की मदद से ये देख रही है कि कितनी इलीगल एक्टिविटीज हो रही हैं, और इलीगल माइनिंग, कितनी इलीगल माइनिंग हो रही है, वो उस पे नजर बनाए हुए रखी है। तो बताओ कौन कौन से डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट यूज हुई है। एक तो गवर्नमेंट बार बार आ रहा है, वेरी गुड, टेक्नोलॉजिकल ड्रोन की वजह से, प्रोडक्शन ऑफ ड्रोन, और गवर्नमेंट इसलिए, पॉलिटिकल इसलिए क्योंकि सारा ये गवर्नमेंट के अंतर्गत आ रहा है। क्लियर। सी इज द करेक्ट आंसर। चलो, टेंथ रीड करो। मतलब इंडिया के एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, एक्सपोर्ट सिस्टम को इंडिया के बढ़ाने के लिए 1000 बिलियन 2025 तक लोअर इफेक्टिव कॉर्पोरेट टैक्स, मतलब कॉर्पोरेट टैक्स को कम करना, उसे लो करना, वो ज्यादा कंसीडर किया गया है, या वो करने के लिए सोचा। तो कौन सी डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड हुई। इकोनॉमिक एंड लीगल। एक मिनट। लीगल क्यों बचा आपके इसमें, टैक्स रेट वगैरह जो कम हुए हैं, वो लीगल के अकॉर्डिंग ही होगा। एक मिनट, एक मिनट, इसमें सारे में ही लीगल है, इकोनॉमिक एंड लीगल। तो आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। यही तो है। ये देखो कितने झल्ले बंदे हैं, इन्होंने ऑप्शन ए लिख रखा है और अंदर लिख रखा है इकोनॉमिक एंड लीगल। तो एक बात बताओ, एक ए ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो, इनके अकॉर्डिंग तो सोशल एंड लीगल है ना। इकोनॉमिक एंड लीगल इसका करेक्ट आंसर है बाबू। लीगल टैक्स रेट से संबंधित है, तो इसलिए इंक्लूड हो गया, लीगली है इसका। चलो बाबू, 11th रीड करो। इकोनॉमिक सर्वे 2019 ने बताया कि साइकोलॉजिकल बायस, जो साइकोलॉजिकल बायस मतलब कैन बी यूज्ड इन द रिलैम ऑफ टैक्स कंप्लायंस इन, इट इज इन द फेवर ऑफ यूजिंग रिलीजियस नॉर्म्स, dying in debts is a sin to improve tax compliance, identify the related dimension of the business environment। तो इसमें कहा गया है कि इकोनॉमिक सर्वे ने ये बताया कि अगर आप टैक्स रेट्स को कम कर दोगे, रिड्यूस कर दोगे, तो उससे ये क्या होगा, उससे जो आपके रिलीजियस नॉर्म्स है, यानी रिलीजियस रूल्स एंड रेगुलेशन है, जैसे डाइंग इन डेब्ट्स इज अ सिन, ये ज्यादा बेटर हो जाएगा, इससे टैक्स रेट इम्प्रूव हो जाएगा। कौन कौन सी बिजनेस एनवायरनमेंट की डायमेंशन है, देखो पहली बात तो आपका ये रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, हाँ, तो सोशल के अकॉर्डिंग सोशल, और इकोनॉमिक हमारी इकोनॉमिक से रिलेटेड, करेक्ट, वेरी गुड। 12th पढ़ो। तो कहने का मतलब ये, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आए हैं जिसमें जीरो टेल पाइप इमेंशन होता है, वो काफी अच्छे हैं, वो क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, पॉल्यूशन को रोक रहे हैं, हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम हटा रहे हैं, क्रूड इंपोर्ट बिल को कम कर रहे हैं, और एनर्जी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। कौन सा हमारे, कौन कौन से हो जाएंगे इसमें डायमेंशंस। वेरी गुड, राइट। नेक्स्ट। ये जो योटमी है, इन्होंने एक बिजनेस ऑफर किया जिसमें आपके हैमबर्गर्स और फ्राइज का कॉम्बो मिलता था। आगे।
तो योटमी को कस्टमर्स ने कहा कि तुम हमें हेल्दी फूड प्रोवाइड कर दो, तो ये हेल्दी फूड प्रोवाइड करना स्टार्ट हो गए, सैलेड्स, फ्रूट, व्रैप्स, ओटमील्स वगैरह एक्सेट्रा। आगे अगर वो समय के साथ बदलते ना तो ये अपने उन कस्टमर्स को खो देते जो हेल्दियर फूड्स मांगते थे। तो कौन सा इंपॉर्टेंस बताया गया है, आप बताओ। ऑफ कोर्स चेंज ही हुआ है, वो समय के साथ बदले है, तो फिर इसका चेंज वाला ही ऑप्शन होगा, ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन राइट। 14th रीड करो। गवर्नमेंट के इनिशिएटिव की वजह से काफी सारे लोग ग्रीन की तरफ जा रहे हैं। आगे तो इन्होंने कहा जो ये क्लैप वे कंपनी थी कि जो उनके कारपेट है वो भी अच्छी क्वालिटी से बनते हैं, नेचुरल क्लीनर से बनते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज से बनते हैं, और जो इनके व्हीकल्स है वो गैस और इलेक्ट्रिसिटी दोनों की बचत करते हैं। तो कौन सा आपका इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट कहा गया है इसमें? क्या अपॉर्चुनिटी मिली इसे? कौन सी अपॉर्चुनिटी बताई गई इसमें? अपॉर्चुनिटी कौन सा एडवांटेज मिला? इन ऑर्डर टू कीप अ लाइन विद ट्रेंड, क्लैपवे अ कारपेट क्लीनिंग कंपनी हैज एडवर्टाइज दैट ओनली यूज नेचुरल, इट हैज बीन, हाँ हो सकता है। डी कैन बी द करेक्ट आंसर, ठीक है राइट, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 15 रीड करो। आजकल के जमाने में 39% लोग ओवरवेट हैं। आगे जो ओबेसिटी है वो लास्ट 40 सालों में ट्रिपल हो गई, 3 गुना हो गई। आजकल के ज़माने में लोग एक शुगरी ड्रिंक पूरे दिन में पीते हैं, जिसकी वजह से जो उनके बीवरेज सेक्टर है उसमें ऑनरियस इंक्रीजिंग मतलब उनमें इंक्रीमेंट हुआ है। मतलब एक लीवरेज में 5% टैक्स लगाने के लिए कहा, टैक्स टैक्स ईशा टैक्स लगाने के लिए कहा, टैक्स कि 2018 में। हाँ हाँ, टैक्स वैक्स जिसमें आए ना ऐसी चीजें वो लीगली होती है कि बीवरेज पे लगाओ जिसमें ज्यादा शुगर हो। तो देखो, एक तो उन्होंने टैक्स वर्ड लिखा और दूसरा किसके बेनिफिट के लिए बातें कर रहे हैं? सोसाइटी के। हाँ, तो क्या कौन कौन सा हो जाएगा इसके डायमेंशन? राइट, समझ गए। अब बच्चा देखो, ये 16th क्वेश्चन और ये 17th क्वेश्चन, देन इज योर 18th, 19th, 20, 21, 22, 23 और 24, ये आपके होमवर्क के क्वेश्चन है ना, आप अपने होमवर्क में एक बार ट्राई करना। अगर ना समझ आए तो मेरे से पूछ लेना, बट ये आप ना कितने 9 क्वेश्चन है, ये आप होमवर्क में ट्राई करना। आप मुझे एक बात बताओ कि आप अपने जैसे हमने 15 क्वेश्चंस किए हैं, आप इसमें से ऑनेस्टली सच्ची सच्ची बताना कि आप कितने क्वेश्चंस फर्स्ट अटेम्प्ट में करने में सक्सेसफुल हो गए।
फिर भी एक अच्छा रफ परसेंटेज बताओ। बस 5 6 आपने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में बताए हैं? मेरे अकॉर्डिंग आप ये मानो 5 आपने शायद नहीं बताए होंगे। जहां तक मेरा सर्वे है तो 15 में से आपके 10 तक आने चाहिए अभी इसी अकॉर्डिंग। चलो कोई बात नहीं, बाकी जब मैं इसका टेस्ट लूंगी तो कभी मैं बताऊंगी आगे भी। मैं इसका ये करिए चैप्टर खत्म करवा लूँ, 3 4 दिन लग के चैप्टर कंप्लीट करवा लूंगी, फिर मैं इसी टाइप के करवाऊंगी क्वेश्चन, जिससे ना आपकी थिंकिंग स्किल्स बढ़ेगी, है ना। मैं एक बार चैप्टर कंप्लीट करवा लूँ, और बाकी आप ना मुझे 15 जो बचे हुए 9 क्वेश्चन है वो मुझे मंडे तक करके दिखाना। और मेरे अकॉर्डिंग तो तैयारी अच्छी है, बाकी आप भी इस पर एक बार इसे कंसीडर कर लेना। और एक बार ना आपने जब मैं चैप्टर कंप्लीट करवा लूंगी तो आप एक बार फुल चैप्टर रीड करके आना, तब मैं इससे रिलेटेड आपसे इस टाइप का एक बार क्लास करवा दूंगी जिसमें हमारे एमसीक्यू टाइप की होगी। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे।